ठीक है, दरवाजा लगा दिए क्या? नहीं 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 लगा, पूछ रहा हूँ सवाल, बस आंसर दे। हाँ, ये बताओ। पराग लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस एफएमसीजी। पराग गुटखा बनाते हैं ये लोग, ठीक है। फिर the company is having several cases of litigation pending in court. The auditor wanted to rectify litigation and keep कह रहे हैं कि इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से और इन हाउस काउंसिल से, ठीक है। और मिनट्स देखो और लीगल एक्सपेंसेस देखो, ठीक है। फिर क्या है? टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बताओ। किसका बोल रहे हो? ओके, एक सेकेंड। तुम लोग को कौन से नोट्स मिले? वो एक प्रिंट हो गया ना एक्स्ट्रा, वो मैंने बोल दिया था पहले, तो प्रोग्राम चल गया था, इसको मैं मना नहीं करता है। इसलिए ना मैं ओपन कर लूँ उसको। ऑडिट एविडेंस चल रहा है ना? नहीं नहीं, मैं तो आंसर निकाल रहा हूँ ना उसमें। हाँ, कौन सा वाला है? चलो, क्या है? Audit procedure performed so far indicate that there is a possibility company has not disclosed all the material litigation. Does such a situation warrant direct communication by auditor with the external lawyer? एक्सटर्नल लेवल से क्या करना, पता तो चल ही गया है, लिटिगेशन है, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो कम्युनिकेशन टीसी और टीसी होगा। लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, है ना? तो इसमें दिया हुआ है कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ 501, अगर ऑडिटर असेस करता है आरएनएम रिगार्डिंग लिटिगेशन क्लेम दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड,
और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म इंडिकेट करते हैं कि मटेरियल लिटिगेशन क्लेम में एक्सिस्ट, तो ऑडिटर जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेगा। पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, देखो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कंपनी हैज नॉट डिस्क्लोज्ड। तुम तुम जो कंक्लूजन बता रहे थे, मैं तुम जो आंसर बता रहे थे ना कि पीसीडब्ल्यूजी, उसका जो रीजन था, तुम क्यों बता रहे थे? क्योंकि तुमने ये वर्ड नहीं पढ़ा ना, पॉसिबिलिटी। क्योंकि तुम क्या कंक्लूड कर रहे थे कि पता चल गया है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वर्ड नहीं पढ़ा ना शायद तुमने, नहीं आया समझ में, मतलब तुम्हारा लॉजिक गड़बड़ नहीं है, तुमने ये वाला वर्ड नहीं पढ़ा बस। इसको पढ़ने के बाद भी तुम्हारा आंसर सेम है क्या? पीसीडब्ल्यूजी। अरे पता चल गया है मतलब, मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो क्या? मेरा पॉइंट है कि वो शायद तुम पहली बार में ही सही जवाब देते, अगर शायद तुमने ये नहीं पढ़ा ना पॉसिबिलिटी। ये क्लियर है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे जवाब से मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ रहा हूँ कि क्यों गलत हुआ है ना, तो कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अच्छा। Shall seek direct communication. The above situation warrants direct communication with companies standing external lawyer. ठीक ठीक ठीक, क्लियर है? पॉसिबिलिटी है ये आंसर में, आंसर में ये पॉसिबिलिटी बात नहीं है, इसमें लिखा है कि मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम में एग्जिस्ट, मिस स्टेटमेंट पाया गया है। मिस स्टेटमेंट बड़ा है कि नहीं ये कैसे पता होगा? जब कंप्लीटनेस वाला जब दिक्कत होती है तब ये नहीं पता होता ना कि क्या नहीं शो किया, इसी के लिए तो उसको मिलना है ना। मिस स्टेटमेंट तो है, बट वो कितना मटेरियल है इसके लिए उसको लीगल काउंसिल से मिलना है। या तो फिर रिस्क है, बट पॉइंट ये है कि कितने केसेस हैं इसके लिए उसको लॉयर से मिलना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आंसर देखिए तो उसमें लिखेंगे पॉसिबिलिटी या इन्वॉल्व, पॉसिबिलिटी या दूसरे क्या बोले, पॉसिबिलिटी करके लिखेंगे या इन्वॉल्व है ये करके लिखेंगे, इसमें फाइंड आउट करने की इन्वॉल्व है कि डिस्क्लोजर नहीं है। अरे वो पता करने के लिए ही तो लीगल काउंसिल से मिलना है ना। आंसर तो यही है कि मे एग्जिस्ट, ठीक है ना? फिर क्या है? सेगमेंट, सेगमेंट बताया था मैंने, याद है? प्रोडक्ट वाइज या तो फिर ज्योग्राफिकली, तो है ना। Segment information refers to information about different types of product and services and its operation in different geographical area. तो फर्स्ट लेवल सेगमेंटेशन होता है, फिर सेकंड लेवल सेगमेंटेशन होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, प्राइमरी सेगमेंट और सेकेंडरी सेगमेंट बोलते हैं इसको, तुम लोगों ने पढ़ा है ना स्टैंडर्ड? है लेकिन पढ़ा नहीं, तूने पढ़ा है धीरज, है ना? रिकॉर्डिंग दे दी थी मैंने लास्ट लास्ट में। अच्छा, नहीं तो है नहीं कुछ खास इसमें, सिर्फ डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है इसमें। सिर्फ ये है कि एंटिटी को प्रोडक्ट वाइज और ज्योग्राफिकल वाइज, किसी भी एक को प्राइमरी और किसी को भी सेकेंडरी, वो डिपेंड करता है एंटिटी के हिसाब से, है ना, वैसे बांटते हैं और फिर उसको शो करते हैं। मतलब एक है पूरी एंटिटी का सेल वेल कितना है, और एक है कि सेगमेंट वाइज आपका सेल प्रॉफिट वगैरह जो है वो कितना है ना, इसका डिस्क्लोजर। तो वो यही बोल रहा है कि प्रोडक्ट सर्विसेज और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया एरिया के बेसिस पे इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, इसको चेक करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ऑब्टेनिंग एंड असेसिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन, तो segment information refers to the data regarding different products, services and geographical areas of a enterprise, ठीक है। Obtain audit evidence for segment information, ये कुछ कुछ भी नहीं बोल रहा है इसमें, सिर्फ कह रहा है sufficient appropriate audit evidence ले लो regarding presentation and disclosure, क्योंकि है ही स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही उस पर है। इसमें अपन क्या समझेंगे? हाँ अब देखो ये इंपॉर्टेंट है,
मैनेजमेंट के मेथड्स, सेगमेंटेशन कैसे किया है वो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है ना। और देखो कि ये मेथड फाइनेंशियल एफआरएफ के हिसाब से अलाइंड है कि नहीं, यानी जो उस पर एप्लीकेबल है, और टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स व्हेन नेसेसरी, ठीक है, ठीक है ना। और एनालिटिकल प्रोसीजर कर लो। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? मेनली एनालिटिकल लिखा हुआ है, नहीं तो सिंपली ऑडिट प्रोसीजर लिख देता है, क्योंकि सेगमेंट में ना सबसे मेन होगा कंपैरिजन, कि उस सेगमेंट का पिछले साल से कंपैरिजन और उस सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से कंपैरिजन, तो देख लेना कि हाँ यार वो एरिया कितना बड़ा है और उस हिसाब से सेल्स वहां कितनी है, समझ आ रहा है ना, मतलब उस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा। क्लियर है? एनालिटिकल मतलब कि वही रेशियोज एंड ट्रेंड्स देखना है आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा में। क्लियर है ना? चलो फिर क्या है, क्या है रिगार्डिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन, है ना, pertains to the financial statement as a whole, ठीक है। They are not required to perform procedure to express opinion solely on the segment information presented independently, ठीक है। इस पे स्पेसिफिकली वैसे चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, सेगमेंट पे अलग से आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, चेकिंग अलग से बोल दिया, ठीक है। फिर क्या है, अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट्स मेथड्स, ठीक है ना। रेलेवेंट कंसिडरेशंस व्हेन अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट मेथड्स इंक्लूड हैंडलिंग ऑफ सेल्स ट्रांसफर्स एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कंटेंट जनरली नहीं देखा है किसी में भी, किसी भी बुक में इंक्लूडेड, समझ में आ रहा है, मॉड्यूल में है ये वाला, बट मैंने इसको ना देखा नहीं है कहीं इंक्लूड होते हुए, लेकिन मैंने एग्जाम में एक बार इसका क्वेश्चन देखा, आ रहा है समझ में, ठीक है। मैं बस डेटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे सिंपली किसी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, अब सिंपली इंपॉर्टेंट होता है जो बहुत बार एग्जाम में आ गया, पर इसके साथ ये है कि दूसरा ये होता है कि कभी कभी आया लेकिन फिर बुक में इंक्लूडेड हो, बट नॉर्मली ये वाला कंटेंट बहुत सारी बुक्स में इंक्लूडेड नहीं, ठीक है ना, जब नोट्स बनाए हैं लोगों ने तो, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में मैंने एक बार इसका क्वेश्चन देखा, क्योंकि मुझे ये याद है बहुत अच्छे से कि मैं बुक रेफर करता था पहले, समझ में आ रहा है? उसमें 3 लाइन का इसका था एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और ये आ गया था 5-5 नंबर का, 4-5 नंबर का आ गया था, तो मेरे को बड़ा ही दुख हुआ था कि यार यार ये लोग सब कवर नहीं करते हैं, फिर पता चलता है कि यार, क्योंकि यार अगर अपन एक बुक रेफर कर रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है ना कि भाई अब वो है ही नहीं कंटेंट, तो बच्चा कितना भी पढ़ ले क्या ही फर्क पड़ेगा, अरे सामने अब वो यही है कि रेयर किसी किसी केस में, और एक क्वेश्चन ऑप्शन में भी जाता है तो उस हिसाब से सोच सकते हैं, बट फिर भी ठीक है। हैंडलिंग ऑफ सेल्स ट्रांसफर बिटवीन सेगमेंट, सेगमेंट के आपस में जो भी हैं ट्रांजेक्शन्स, उनको तुमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने कैसे हैंडल किया है, समझ में आ रही है बात, है ना। और इंटर सेगमेंट का एलिमिनेट करना पड़ेगा, पता चला कि सेल बढ़ा के दिखा रहे, इन 4 सेगमेंट के वही आपस में खेल रहे हैं सब, अरे समझ में ऐसे करके सेल बढ़ा दिया, ऐसा नहीं चलेगा, बड़े लेवल पे बात बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अरे समझ में, ठीक है ना। कंपैरिजन विद बजट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो ये जो है ना, कंपैरिजन विद बजट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये एनालिटिकल टाइप का है, समझ रहे हैं? जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये सेगमेंट का अलग निकल जाएगा, सेगमेंट वाइज अलग निकलेगा कि यार यहाँ पे मार्जिन कितना है, यहाँ पे मार्जिन कितना है, तो अगर वो अनयूजुअल है तो हम बोलेंगे भैया ऐसे थोड़ी कि कहीं पर तुमको बहुत मार्जिन हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, क्लियर है ना। एलोकेशन ऑफ असेट एंड कॉस्ट, यही तो होता है, पूरे स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है बस ये, और कुछ नहीं, क्लियर है। और कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड, ये तो मैंने बता ही दिया तुमको कि पुराने साल से कंपेयर कर लो और उससे, बोलो ये क्लियर है ना। अब एक और स्टैंडर्ड, ठीक है, कौन सा, एक्सटर्नल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा
काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काफी बार आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे 500 जो है ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी उसके सोर्स और नेचर के बेसिस पे करता है ना। जनरलाइजेशंस क्या है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ज्यादा रिलायबल होता है, और डायरेक्टली अगर ऑर्डर ऑब्टेन करे तो ज्यादा रिलायबल होता है। ये क्लियर है? ये भी सडनली ये बात क्यों बताने लग गया, क्योंकि कॉन्फर्मेशन में ये वाली बात यूज होती है। कौन सी वाली? कि ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है ना। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री इज ऑलवेज मोर रिलायबल, और इसमें दूसरे ऑप्शन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, मतलब डॉक्यूमेंट पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसा भी हो, पर वो ज्यादा रिलायबल है बजाय कि सिर्फ ओरल कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भैया है इतना बैलेंस। क्योंकि उसको रिकॉर्ड करके फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग रखनी पड़ जाएंगी ना, और वो भी आज के रेट में कोई मतलब की नहीं होगी। समझ में आ रही? क्योंकि एआई से किसी की भी आवाज निकल लेगी ना। मैं ऐसे स्क्रॉल करता रहता हूँ कभी कभी, तो अब अपन लोग पता है क्या कर रहे हैं, गाने बना रहे हैं पुराने सब। तो जैसे कोई किशोर कुमार ने गाया तो उसको अरिजीत सिंह की आवाज में गवा रहे हैं। अरे ये तो ज्यादा ही हो गया, लेकिन वो सारे सिंगर की आवाज में वो गाना बहुत ही सही लग रहा है यार। मतलब एकदम ही ओरिजिनल लग रहा है, कोई ऐसा वो उसमें फ्लॉ नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो बड़ा ही दिक्कत है, ठीक है। स्कोप क्या है 505 का, ठीक है। तो ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज पर ऐसे फाइलिंग, है ना, सिंपल है। फिर डायरेक्टली रिसीव बाय द ऑडिटर फ्रॉम कंफर्मिंग पार्टीज, ठीक है, ये क्लियर है। मैं एंटिटी से नहीं बोलता कि कंफर्मेशन मंगा के दो, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि किसी का भी गड़बड़ होगा तो एंटिटी कभी वो ऑडिटर को नहीं देगी। समझ में आ रही है बात? बोलेंगे अरे नहीं दिया, वो मना कर रहा है ये वो, क्योंकि फिर तो लफड़ा ही है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली हम रिसीव करते हैं। फिर ऐसे 505 डाइट ऑडिटर इन डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर टू एक्वायर रेलिवेंट एंड रिलायबल, है ना। तो डिजाइनिंग प्रोसीजर, तो स्कोप में 3 बातें हैं, समझ में रहे? यूज, ठीक है ना, और फिर डायरेक्ट, और फिर डिजाइन, डिजाइन ऑफ प्रोसीजर्स, है ना। ठीक है, क्लियर है? अरे ये थोड़ा ऐसा अजीब सा हो गया। क्या होगा फर्स्ट का? बी। सेकंड का? अबे पढ़ ले, बोल रहा हूँ, बिना पढ़े दिया ना जवाब। सी। हाँ, थर्ड का? हाँ, आयुष थर्ड का? ठीक है, फोर्थ का? सी, ठीक है। फिफ्थ का? डी, ठीक है। चलो अब देख, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एंड रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। चलो, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन
मतलब ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन किया डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इन रिस्पॉन्स टू एन ऑर्डर इन रिटन फॉर्म थ्रू वेरियस मीडियम्स। मतलब वेरियस मीडियम मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, ईमेल पे या फिजिकली, पोस्ट से, जैसा भी। फिर डेफिनेशन ऑफ अदर टर्म्स। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव ज्यादा बेटर होता है। क्यों? कंफर्मेशन का एक तरीका होता है जिसमें कि हम सबको लेटर भेजते हैं और हम उनसे बोलते हैं कि भैया बताओ कितना बैलेंस है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भेज देते थे हम। ठीक है, कि जिसमें पूरा सेंटेंस लिखा है कि द बैलेंस इज डैश। ठीक है, तो एक चीज समझना, हम क्लाइंट का ऑडिट करने गए, ठीक है, लेकिन क्लाइंट के जो डेटर्स हैं वो उतने वैसे नहीं है, उनके ऊपर ना हमारा कोई कंट्रोल है और ना ही उनकी कोई ऑब्लिगेशन है कि भैया हमको जवाब देना है। उनको उनका रिप्लाई भी बना के भेजना पड़ता है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि भाई वो उतना बॉदर नहीं कर रहे। अगर मान लो कि हमने उनसे पूरा सब डिटेल पूछी कि ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो रिप्लाई ही नहीं है, कौन टाइम लगाएगा? अरे सर, तो हमको उनके लिए वो चीज इतनी आसान बनानी पड़ती है। हम लोग क्या करते थे कि सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भी भेजते थे, समझ रहे हो? मतलब हम भेजेंगे उनको क्या, पूरा एक वो कि भैया आप बस देख लो, है ना, आप अपनी तरफ से बैलेंस लिख दो उसमें, मैक्सिमम बस इतना है कि आप चेक करो तो उसमें लिख दो अमाउंट, है ना, बाकी सारा कुछ हमने बना दिया। और अंदर ही लिफाफा जिसमें कि टिकट भी लगा दिए, समझ में आ रहा है? ये भेजते थे हम उसको। ठीक है, मतलब हम भेज रहे हैं उसको और अंदर एक लिफाफा और टिकट कि भैया तुम बस अमाउंट लिखो, इसको डालो और पोस्ट कर दो, ना तुम्हें टिकट के पैसे लगने ना कुछ, क्योंकि अदरवाइज फेंक देंगे, समझा? लेकिन इतना वो कर लेंगे क्योंकि अब क्या होता है ना कि फिर हर एंटिटी को ही जरूरत पड़ती है, तुमको भी काम पड़ेगा कंफर्मेशन का, तो फिर समझ में आ रहा है क्या, है ना? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का ये होता है कि हम लेटर भेजते हैं और हम बोलते हैं कि गलत है तो बता देना। अरे समझ में? तो ज्यादा बेहतर कौन सा होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि दूसरे वाले में जवाब नहीं आ रहा है तो तुम सही समझ रहे हो, और जवाब नहीं तो तब भी हो सकता है ना जब गलत है। मेरे क्लाइंट ने फेंक दिया, उसने देखा ही नहीं, तो फिर तुम तो यही मान के चल रहे हो कि नहीं आया जवाब तो सही, जबकि ये बात सही नहीं, नहीं ऐसा नहीं। इसीलिए प्रैक्टिकली फॉलो क्या होता है, पॉजिटिव, है ना? इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कब होगा ये वाला फॉलो, है ना? नॉन रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्ड नहीं करती है। हाँ, तो फेलियर टू कंफर्मिंग पार्टी टू, मतलब पॉजिटिव को रिस्पॉन्ड नहीं आया तो, अच्छा, ये डेफिनेशन ही है बस, ठीक है। तो नॉन रिस्पॉन्स का मतलब कि जवाब नहीं आना, पॉजिटिव में। नेगेटिव वाले में नहीं, नेगेटिव में तो जवाब नहीं आना भी क्या है, एक जवाब है। नहीं आया समझ में? नॉन रिस्पॉन्स, नॉन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में जवाब नहीं आना क्या है, एक रिस्पॉन्स, सुनिए नॉन रिस्पॉन्स, या तो अनडिलीवर्ड है या पॉजिटिव कंफर्मेशन में रिस्पांस नहीं मिला है तो नॉन रिस्पांस। पॉजिटिव में क्या होगा ना, हर केस में आपके पास रिस्पांस आएगा। नेगेटिव में सिर्फ आपने तभी मांगा है रिस्पांस जब गलत है, तो ये नेगेटिव वाला उतना रिलायबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हम अगर ये अज्यूम करेंगे सारे लोग अच्छे हैं और सारे लोग प्रॉपर रिप्लाई करते हैं, तो फिर नेगेटिव भी चल जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। इसीलिए क्या बेहतर होता है हमेशा, पॉजिटिव वाला, कि जवाब नहीं आया तो भी मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर कर लूंगा। ठीक है, एक्सेप्शन वर्ड, यहां पर एक्सेप्शन का क्या मतलब होगा कि डिस्क्रिपेंसी है, नहीं आया समझ, गलत है कुछ, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, क्लियर है? चलो सेवेंथ देखो। हम्म, अच्छा, अरे यार इसका तो यही
ये तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है यार। चैप्टर बहुत बड़ा। नहीं, फिफ्थ जो है ना वो वैसे वाला बड़ा नहीं है। हाँ, वो फालतू का बड़ा है। ये इसमें कॉन्सेप्ट्स है ना यार सारे। चलो बताओ। वो सैंपलिंग की इसमें कर देना चैप्टर पहले अलग से। हाँ हाँ हाँ, चलो बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव कैसे लग रहा है? वेदर और नॉट दे आर रिक्वायर्ड टू ठीक है। कौन सा है ये? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है ना? तो हाँ, सेम अमाउंट तो भी भेजो। ठीक है। चलो अब एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर क्या अपनाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को वो करो। ये यही वाला आ चुका है। ये वाला नहीं, एक और है। हाँ, डिजाइनिंग कॉन्फर्मेशन ये एक बार आ चुका है। बाकी चीजें मतलब ये वाला जब आता था ना, तो इस वाले स्टैंडर्ड में से दो तीन चीजें, एक ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो है ये आता था ट्रू फॉल्स में, है ना? और उसके बाद एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर एक बार शायद डिजाइनिंग कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पे भी आया था। और बेटर है क्या? हाँ, एक बार ये भी आया था ऑल्टरनेटिव वाला। बहुत डिटेल में जा रहा है। ये दूसरा चालू हो गया। चलो ठीक है। ठीक है, कोई बहुत तिकड़म वाली बात नहीं है ना? डिटेलिंग तो अच्छी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कंट्रोल कैसे करोगे कि इंफॉर्मेशन देख लो क्या मंगाना है। पार्टी सिलेक्ट कर लो। अब पार्टी सिलेक्ट कर लो क्योंकि 100% को नहीं भेजते अपन। आ रहा है समझ? ठीक है। फिर डिजाइनिंग द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि डिजाइन कैसा होना चाहिए? अरे बताया ना अभी, आसान। किसके लिए? क्लाइंट, वो उसके लिए जो भेजने वाला है ना उसके लिए बहुत इजी होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और फिर हमको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। तो ऑडिटर ये काम प्रैक्टिकली अपना काम बचाने के लिए कर रहा है। काम बचाने के लिए नहीं, मतलब कि ये भी एक सबसे अच्छा एविडेंस है ना। ये मिल गया, मैटर क्लोज हो जाएगा, ऑडिट जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे ठीक है, नहीं तो फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर में ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है ये? है ना? तो इंफॉर्मेशन क्या ऑब्टेन करनी है? फिर सिलेक्टिंग पार्टीज, फिर डिजाइनिंग और फिर सेंडिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है। और प्रैक्टिकली जब हम जब जाते थे ना, तो जब ऑडिट पे जा रहे हैं ना, शुरू में ही भेज देंगे, सबसे पहले यही भेज देंगे, क्योंकि जब तक ऑडिट चलेगा तब तक वो रिस्पॉन्स आएगा। नहीं तो क्या है कि तुम ऑडिट करते करते 4 दिन में जब उस पर पहुंचे और फिर तब भेजा तो क्या होगा? फिर आने में भी टाइम लगेगा ना पोस्ट से। इसलिए जाके सबसे पहले बैलेंस कंफर्मेशन के भेज दो। अरे ऐसा नहीं, ठीक है ना? चलो अब, अरे अच्छा, ये डिटेल भी किया हुआ है। किसके लिए? कौन कौन से डेटा? हाँ बिल्कुल सही। सारे प्रोसीजर्स को पहले नहीं नहीं, वो ये देखो प्रैक्टिकल तरीका है। समझो, तुम जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में एकदम थ्योरेटिकली नहीं चलता है। अरे सर, तो वो बहुत सारे डेटर्स को भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि भाई अपन सैंपल निकालेंगे उससे ज्यादा ही भेज दो ना। कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने में क्या ही दिक्कत है? समझ गए हो? तो वो सैंपल से ज्यादा भेज दो। मतलब अपन सैम्पलिंग एम्पलिंग के तरीके लगा करके जितने निकालेंगे एक अंदाजा तो रहता ही, उससे ज्यादा ही भेज दो।
समझ गए ना? हाँ, तो अब डिटर्मिनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आर यूज्ड टू कंफर्म अकाउंट बैलेंस एंड अदर बैलेंस एज वेल एज अदर एग्रीमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। देखो एक चीज समझो, मेनली अपन लोग, मैं ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन में एग्जांपल डेटर्स का ही लेता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा उसी में यूज होता है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ डेटर के लिए ये यूज होता है, हो ये क्रेडिटर के लिए भी सकता है, हो ये और अग्रीमेंट्स और किसी भी चीज के लिए हो सकता है। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन तो किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, ट्रांजेक्शन, किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। ये क्लियर है, ये ध्यान रखना। फिर दे में ऑल्सो कंफर्म द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन सच एज अनडिस्क्लोज्ड अग्रीमेंट। इससे हमको वो चीजें, इससे ना कौन सा वाला दर्शन आपका होगा, कंप्लीटनेस, कि पता चला वो चीजें हैं जो कि आपको नहीं पता वो भी हो जाएंगी। समझना है, क्योंकि आप उससे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उससे बोल रहे हो कि ये वाला अग्रीमेंट आपका है या नहीं, और या तो फिर मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से अग्रीमेंट है, 1 2 3 में लिस्ट कर दो। तो एक आधा एक्स्ट्रा मिल गया जो कि मैंने चेक नहीं कर पाया, फिर मैंने क्लाइंट से पूछा, बोले अरे हाँ वो भी किया था, ये भी ले लो। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लाइंट ना झूठ नहीं बोलेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन ना वो मैक्सिमम चीजें क्या करेगा, नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कई बार क्या होता है, कुछ कुछ क्लाइंट ना एकदम कंप्यूटर बन जाते हैं कि तुम एकदम एग्जैक्ट कीवर्ड बोलोगे तो हम जवाब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि भैया हम काय को अपनी तरफ से तुमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दें। समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम बात करते रहोगे, उनसे बात करते रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन बताएंगे नहीं अपने मन से। काम करना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के साथ, समझ में आ रहा है, बड़ा दिक्कत होती है। चलो फिर सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग थर्ड पार्टी। तो relevant and reliable evidence is obtained when confirmation requests are sent to knowledgeable confirming parties. For example, financial institution official, है ना, familiar with the transaction in question may be the best choice for confirmation. जिसको पता है वो ऑब्वियस ही बात है, वो ज्यादा अच्छे से कंफर्मेशन आपको दे पाएगा। क्लियर है ना? फिर क्या है, फैक्टर्स टू सिग्निफिकेंस ऑफ डिजाइन। डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना, पॉइंट ये है कि आपका आपका सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जैसा सवाल करोगे उसके हिसाब से ही क्या होगा बेटा, जवाब आएगा। आपका सवाल सही होना चाहिए, नहीं तो जवाब सही से नहीं आएगा। ये क्लियर है क्या, आ रहा है समझ? तो आप किस तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हो, देखो अभी की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, टाइम लग जाता है इसकी। मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट वगैरह एक्चुअली, ठीक है। उनको याद दिला देना बस, मैसेज करके ऐसे, जब भी मैं 2 बजे के बाद फ्री रहता हूँ, 2 से 3:30, ठीक है ना। तो मैं ऑफिस में जब रहूंगा तो मैं निकाल लूंगा। मुझे ये दिखा, बता देना, मैं पूरी एग्जांपल ऑडिट फाइल दिखा दूंगा तुमको, ठीक है। मेरे पास पड़े हुए हैं वर्क पेपर्स पुराने, नहीं रखना चाहिए इसे ऑफिशियली, लेकिन ठीक है रखें, क्या करो, ठीक है। अब तो काम की भी नहीं है, 10 साल के बाद तो डिस्कार्ड ही कर देते हैं, ठीक है। फैक्टर्स टू कंसिडर, तो assertions being addressed, ठीक है। मैं जब डिजाइन कर रहा हूँ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट तो मकसद नहीं भूलना है, समझ में आ रहा है। सबसे मेन क्या है कि क्या कंफर्म कराना है ना, सॉरी कौन कौन से असर्शन तुम इंश्योर कर रहे हो। देखो कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के समय ये मत सोचो कि सिर्फ अमाउंट में कर लूँ, अब मैं चार चार तरीके से कर सकता हूँ ना। अब मैं जब बैंक को, मान लो कि मैं बैंक बैलेंस के लिए कर रहा हूँ, तो साथ के साथ मैं लोन का भी इंफॉर्मेशन ले लूँ उससे, अगर है तो उस बैंक से कोई मेजर ट्रांजेक्शन है उसका भी पूछ सकता हूँ, बैंक तो बता ही सकता है। क्लियर है नहीं, ठीक है। आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क, मतलब अरे भाई मेरे जितने इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट करूंगा। किसी चीज के बारे में रिस्क है अगर मटेरियल तो मैं पूछूंगा, फ्रॉड रिस्क है अगर मुझे लग रहा है तो मैं पूछूंगा,
ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सत्यम के केस में ऐसा हो चुका है। सत्यम कंप्यूटर्स जो है ना, उसमें पता है ना कि उन्होंने रेवेन्यूज जबरदस्ती के इन्फ्लेट किए थे, तो उनको डेटास भी इन्फ्लेट करने पड़े। तो वही सब लोग यही सवाल पूछ रहे थे, मतलब कि भैया जब तुम्हारे डेटा इन्फ्लेटेड थे तो डेटा से तो तुम कॉन्फर्मेशन लेते हो, तो फिर वो हुआ या नहीं हुआ, क्या चक्कर था उसका। तो फिर पता चला कि उन्होंने कुछ कुछ डेटर्स के लिए दिए थे, बाकी डेटर्स का नहीं दिया था कॉन्फर्मेशन। अरे समझ में, तो पूरे बैलेंस कॉन्फर्मेशन जो है वो आए नहीं थे। क्लियर है? ठीक है ना? तो उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आई थी, जिसके बाद से ऑडिट में बहुत ज्यादा चेंजेस किए स्टैंडर्ड्स वगैरह में। हाँ वो तो है ही। 1992 में सेबी बना था, फिर सेबी यही बन गया था मतलब। ठीक है, चलो। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वेस्ट। तो लेआउट कैसा होगा, मतलब उसका यूजर इंटरफेस कैसा होगा, आ रहा है समझ? फिर प्रायर ऑडिट एक्सपीरियंस, मतलब देखो, आप हर बार करते हो ना ऑडिट, तो आपको पता लग जाता है कि भैया ये तो क्लाइंट रिप्लाई करता नहीं, या इसको तो नखरे रहते हैं, कुछ भी ऐसा है। तो मैं उस हिसाब से, या कोई क्लाइंट रिप्लाई कर देता है तो मैं उससे एक आध और इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता हूँ। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? फिर पेपर में आप मांग रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो। और इसके बाद मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन भी लेना पड़ेगा। देखो, उसी के डेटर से मैं पूछ रहा हूँ ना, तो मैनेजमेंट से पूछ लूँ क्यों। अब अगर एक आध डेटा डिस्प्यूटेड निकल जाए तो वो फिर क्या कर देगा, समझो। बुक्स में तो वो डेटा भी दिख रहा है जो डिस्प्यूटेड है, क्या होगा, जानबूझ उसकी गलत भेज दे तो नहीं आ रहा समझ में, उसका क्या जा रहा है, वो तो मजे ले रहा है बस। इसका तो ऑडिट फंस गया। अब 2 दिन क्लाइंट ये समझाने में लगा है, क्योंकि ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिपेंसी हो गई। अरे सर, अब वो पूरा श्योर करता बैठे, वो पूरा वो कर, ऑडिटर का भी काम बढ़ा दिया इसने और क्लाइंट का भी, क्योंकि डिस्प्यूटेड था। तो इसलिए मैनेजमेंट से बात कर लो। तो अगर वो किसी को बोल रहा है डिस्प्यूटेड है, तो पहले ये इंश्योर कर लो कि वो डिस्प्यूटेड है क्या, क्योंकि फिर ऑब्वियस ही बात है वो रिप्लाई करेगा नहीं, तो आपको उसमें ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर ही लगाना है। लेकिन जबरदस्ती का वो तो अराइज नहीं होगा ना, नौटंकी। फिर कंफर्मिंग पार्टी एबिलिटी टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। अब कई बार मान लो मेरे फॉरेन क्रेडिटर्स हैं, फॉरेन डेटर्स हैं, तो कहाँ से आएगा। अरे समझ, हमने एक ऑडिट किया था न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का। अब उसके फॉरेन क्लाइंट्स थे, मतलब फॉरेन में उसकी सब्सिडरीज वगैरह भी थी। तो वो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, जैसे फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा। आ रहा है समझ? तो ये सब देखना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट अलग से भी आ चुका है इसका क्वेश्चन, है ना? तो इसमें हम कंफर्मिंग पार्टी से क्या बोलते हैं कि रिप्लाई करो ही करो, अग्री कर रहे हो तो भी करो, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। मतलब हम ऐसे लिख के नहीं देते कि यही बैलेंस है क्या, हम बोलते कि आप बताओ बैलेंस 31 मार्च को कितना था, फिल इन द ब्लैंक्स। अरे सुन, इससे क्या होता है कि अब उसको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है कि अगर मान लो हमने अमाउंट लिख दी, पता चल हमने बोला कि भेज तो दो, हाँ बोल दो, अरे सुन ना बोल दो, उसका क्या जा रहा है। क्लियर है? हम्म। फिर रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव रिक्वेस्ट टिपिकली प्रोवाइड्स रिलायबल एविडेंस। रिस्पॉन्स मिल जाता है तो ये काफी अच्छा एविडेंस है, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। फिर कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई विदाउट वेरीफाइंग। रिस्क क्या है कि वो बिना वेरीफाई ही क्या कर दे, ओके कर दे। इसके लिए ही हम लोग क्या करते थे, फिल इन द ब्लैंक्स रखते थे। नहीं तो नॉर्मली इसको पढ़ते समय थ्योरेटिकली आपको क्या लग सकता है कि भैया मैं उससे कंफर्म कर रहा हूँ, तो कंफर्म वर्ड में क्या आएगा कि मैं बैलेंस लिख के भेज रहा हूँ कि यही है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो हम फिल इन द ब्लैंक से उस रिस्क को खत्म कर देते थे। सारा समझ में ही नहीं आ रहा है ना? फिर रिस्क रिडक्शन क्या है, यूज यूजिंग पॉजिटिव रिक्वेस्ट विदाउट स्टेटिंग द, ये वही रिस्क रिड्यूस कैसे करोगे, तो ये पहले बता दिया। ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या है, एडिशनल एफर्ट जितना मांगोगे उतना रिप्लाई रेट क्या हो जाएगा, कम। अरे जितना एडिशनल तुमने मांगी इंफॉर्मेशन, और ये समझ के चल लो कि फिर रिस्पॉन्स रेट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपरली एड्रेस्ड रिक्वेस्ट।
Ensure confirmation requests are sent to the to correct recipients, है ना. और वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडेशन ऑफ एड्रेसेस इज क्रूशियल बिफोर डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट, क्योंकि जिनसे गलत है, समझना, तुम क्लाइंट से ही मांग रहे डेटा, जिनका भी बैलेंस सही नहीं है उसका एड्रेस ही गलत दे दो, उनके पास आएगा ही नहीं रिस्पॉन्ड के लिए, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे. समझ में आ रही है बात? क्योंकि उस केस में क्लाइंट को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उसका यही है कि भैया डेटा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा. समझ में आ रहा है क्या? है ना. तो ये बात नहीं है. अच्छा, फॉलो ऑन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब ये है, ठीक है, ये पर्पस तो यही है ना. प्रोसीजर क्या है? एडिशनल रिक्वेस्ट भेज रहा है अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम दोबारा से क्या करते रहे, एक बार कॉन्फर्मेशन लेटर भेजते रहे जिसका रिप्लाई नहीं आया. एग्जाम्पल, एड्रेस कर वो करने के बाद, एक्यूरेट वेरीफाई करने के बाद फिर से फॉलोअप रिक्वेस्ट भेजते हैं. बोलो, क्लियर है ये? ठीक है. बीच बीच में थोड़े थोड़े से डिजाइन बना दिए हमने, तुम्हें अच्छा लगता रहे, अरे ठीक है. चलो ये है वही. ठीक, चलो अब, हाँ बस देखने के लिए अच्छा लग रहा है. ठीक है. अब देखो, अगर मान लो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो अलाउ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो क्या होगा? ठीक है. हम्म. नहीं नहीं, ये तो आपको ऑफिशियली ही भेजना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? एकदम ऐसे चोरी पकड़ने टाइप नहीं करता है ऑर्डर, बहुत ही फॉर्मल काम करता है. मैं अपने दिमाग में कोई प्री कंसीव नोशन लेकर के नहीं जा रहा हूँ. मुझे कंफर्म हो जाएगा जैसी चीजों के बारे में, मैं ओके कर दूंगा. नहीं होगा मैं बोलूंगा नहीं चेक कर पाया, गलत मिलेगा मैं गलत लिखूंगा, लेकिन मैं प्री जज नहीं करूंगा. सारा जजमेंट किस बेसिस पे होगा? एविडेंस बेसिस पर. समझ आ रहा है? तो मैं बिल्कुल ही न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल ओपिनियन बना करके मैं किसके पास जा रहा हूँ? क्लाइंट के पास. ठीक है, मैं उस पर शक भी नहीं कर रहा. मैं हर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या तय कर रहा हूँ कि सही होगा या गलत होगा. मैं एक्सपेक्टेशंस बनाऊंगा लेकिन वो एविडेंसेस मिलने के बाद. तो क्लाइंट तो कंफर्म कर ही देता होगा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए. हाँ, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो क्या करना है? हमारे पास ये होना चाहिए ना कि क्या करना है. क्योंकि देखो समझो, तुमको पहली, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ. मैंने पहली बार पढ़ा था कि मैनेजमेंट वो रिफ्यूजल, तो मेरा रिस्पॉन्स ये था कि अरे फ्रॉड है, फ्रॉड है. समझ में आ रही है कि क्यों मना कर रहा है. पर पॉइंट ये है कि जेन्युइन हो सकती है, जैसे वही मैंने बताया डिस्प्यूटेड है जैसे, तो इंक्वायर करो रीजंस क्यों मना कर रहा है. समझ में आ रही है. फिर वैलिडिटी और रीजनेबलनेस देखो उसके रीजंस की. ठीक है ना. अब इसका रिस्क असेसमेंट पे वैल्यूएशन देखो इंक्लूडिंग फ्रॉड. क्योंकि बहुत बार क्लाइंट ऐसे करने लगता है कि नहीं नहीं ये हम नहीं बता सकते आप. समझ रहे हैं? तो ये ऑडिटर को कैसे नहीं बता सकते, मतलब आ रहा है समझ में? ठीक है ना, कि भैया हमको अगर फाइनेंशियल चेक करना, हम डिस्क्लेमर दे दें क्या नहीं बता रहे हो तो. ठीक है ना. फिर डिटर्मिन इम्पैक्ट ऑफ एनटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब मेरे को अपने दूसरे प्रोसीजर भी बढ़ाने पड़ेंगे क्या? आ रहा है समझ? तुम ये बात हमको नहीं बता रहे हो तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर क्या है? परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन relevant and reliable information. बोलो, क्लियर है ना? ये ठीक है ना? अच्छा, फिर चलो ठीक है. हाँ ठीक है. फिर क्या है? कम्युनिकेशन एंड कंक्लूजन. देखो ये मेन हेडिंग के अंदर क्या क्या आ रहा है ना, वो ध्यान रखना. ठीक है. तो इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजल इज डीम्ड अनरीजनेबल, समझ रहा है, तो टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करो. ये 260 में क्या है? टीसीडब्ल्यूजी. तो ये मैनेजमेंट से
हायर अथॉरिटी पे। कई बार मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी सेम होता है, बट टीसीडब्ल्यूजी मेनली ये मानते हैं अपन कि हायर पोजीशन है। ऑडिटर्स कमिटी और वो भी हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है किसी केस में, है ना। अच्छा, और 705 मतलब ऑडिट रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन, मतलब देख लो कि क्या इम्प्लीकेशन है। आ रहा है समझ? देखो, जब भी कोई मिस स्टेटमेंट या ऐसा कुछ मिलेगा ना, तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि जो लगेंगे ही लगेंगे। मटीरियलिटी पे कंपेयर करोगे ही करोगे तुम, और ऑडिट रिपोर्ट पे तुम उसका इफेक्ट देखोगे। बाकी एडिशनल है ना, समझ में आ रहा है? अब रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल, इंक्वायर करो क्यों मना कर रहे हो भैया, क्यों ना भेजे हम, अरे समझ में कॉन्फर्मेशन, और उसमें वैलिडिटी और रीजनेबलनेस देखो। पोटेंशियल रीजंस क्या हो सकते हैं, भैया लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं या अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ये कॉन्फर्मेशन से तो हम फिर, मतलब देखो कई बार क्या होता है कि मैंने उसको डेटर इतना दिखा दिया या मैंने उसको क्रेडिटर इतना दिखा दिया, ऑडिटर बोल रहा है इससे कंफर्म करना है, हम बोल रहे हैं कि भैया कंफर्म करोगे तो वो तो एकदम ठप्पा लग जाएगा उस पर, क्या इतना बैलेंस हम दिखा रहे हैं, हम उसको थोड़ी बता रहे कि हमने इतना बैलेंस उसके नाम पर लिख रखा है, एक्चुअली में तो हमको उससे ज्यादा लेना है। नहीं आ रहा समझ में? लेकिन हम तो प्रोविजन बना करके बैठे हुए हैं, तो हम तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है। आप तो AS9 भी देखोगे ना हमारा, ऐसा बोल रहा है क्लाइंट ऑडिटर से कि हमको आप रिकॉग्नाइज करने दे नहीं रहे हो, लेकिन आप बैलेंस कंफर्मेशन करने जाओगे तो डेटर का ठप्पा लग जाएगा, वो तो उससे ज्यादा हमको पैसे ही नहीं देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सही जेन्युइन रीजन है किसका, मैनेजमेंट, किस बारे में, कि भैया आप प्लीज इससे कंफर्मेशन मत लो, आप दूसरे उससे कर लो। समझ में आ रहा है ना? हम इस रीजन को भी डॉक्यूमेंट कर लेंगे। अच्छा, फियर ऑफ अफेक्टिंग रेजोल्यूशन ड्यू टू अनटाइमली, तो कोई वो फिर मैटर सॉल्व नहीं हो पाएगा आप जब इस चीज से कम्युनिकेट करवाओगे तो। और रिस्क ऑफ रिवीलिंग, ये गड़बड़ वाला है कह रहे मत भेजो यार, हमारे फ्रॉड का तुमको पता लग जाएगा। अरे सर ठीक है ना, अगर कोई कंपनी उसको ऑडिट दिया और वो फ्रॉड निकला, फ्रॉड एक्सपोज कर दिया ऑडिटर, फिर क्लाइंट उसको फीस देगा। देखो क्या होता है, इसका ध्यान तो ऑडिटर पर रखना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि ऐसे फ्रॉड नहीं डिस्क्लोज होता है, ऐसा नहीं होता कि फ्रॉड मिला तो ऑडिटर ने जाकर हल्ला मचा दिया अरे चोर है चोर, ऐसे नहीं होता। आप पूरा उसमें देखते हो कि फाइनेंशियल, आप ओपिनियन देने आए हो ट्रू एंड फेयर पे, आप कोई पुलिस वाले नहीं हो। आप क्या कर रहे हो कि फ्रॉड है, हाँ हमको इस बात से मतलब नहीं है कि फ्रॉड है, हमको इस बात से मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने मिस स्टेटेड है। समझ में आ रही है बात? तो हम उसमें लिखेंगे कि भैया देखो इतने इतने मिस स्टेटेड है, लेकिन रिपोर्ट भी तो बंद करना है। अरे फिर तो बहुत फैल जाएगा ना मैटर, मतलब हाँ। अरे यार समझो मेरी बात समझो, तुमने काम किया तो फीस क्यों नहीं मिलेगी भाई, तुम सोच करके देखो ना भाई, फ्रॉड निकालने से मेरी फीस का क्या है? तुम पर्सनल चीज को प्रोफेशनल उसमें लेकर के आ रहे हो। भाई अगर मैंने किसी का फ्रॉड निकाला तो मेरे पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं उसके साथ, पर इस बात से अगर वो फीस रोक ले रहा है तो लीगली गलत कर रहा है वो तो। नहीं आ रहा समझ में? तो कोई फीस नहीं रोक सकता है, ये क्लियर है कि नहीं, है ना? ठीक है, फीस मिलेगी ही मिलेगी। मैं और चीजें तुमको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली वो बहुत फॉर्मल सा होता है, इसलिए फीस आई जाती है, क्योंकि ऑर्डर से पर्सनल क्या दुश्मनी है। समझना, फ्रॉड किया बस उसने चोरी पकड़ ली तो वही गलत हो गया क्या? अरे समझ, ठीक है। चलो, इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर रिस्क असेसमेंट, क्योंकि फ्रॉड वॉड जब भी मिलता है ना, एंड तक कम्युनिकेशन चलता रहता है TCWG के साथ। अरे समझ में? तो एंड तक वो चीजें वैसी होती हैं, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ी चीज या वैसी होती है तो ऑडिटर वैसे भी बीच में छोड़ देता है असाइनमेंट। ठीक है, फिर क्या है, रिवाइज्ड असेसमेंट मे वारंट रिवीजन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, पोटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इम्प्लीकेशन फॉर रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट मना कर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार ये तो ज्यादा रिस्की एंटिटी, यहाँ तो फिर एंटी ही बढ़ाना पड़ेगा। ये 5.6B है, देख पा रहे हो ना? मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया तो उसकी दो चीजें हैं, रीजनेबलनेस देखो और इम्प्लीकेशन देखो, रिस्क असेस करो। समझ में आ रहा है?
अनरीजनेबली अगर रिफ्यूज कर रहा है वो, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर 240 के हिसाब से क्या होगा, आ गया। फिर तो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, एनटी बहुत बढ़ जाता है अगर फ्रॉड रिस्क पे। तो समझ रहे, 10 सैंपल कर रहा था अभी चेक, तो 25 करने पड़ेंगे। क्लियर। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अकाउंट रिसीवेबल, एग्जामिन सब्सिक्वेंट कैश रिसीप्ट, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्स नियर पीरियड। ये आ चुका है एक बार, आ रहा है इसमें नहीं? ये एक सेकंड अभी मत करना, एंड में भी है शायद ऐसा ऑल्टरनेटिव। ये तो सिर्फ उसका है, मैनेजमेंट ने मना किया तो उसका ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। हाँ ये, हाँ यही होगा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। तो उस केस में भी होगा ना कि अगर वो नहीं ऑब्टेन कर रहा है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर तो लगाएगा, ठीक है। तो ये तो देखना ही है, कैश रिसीट, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, सेल्स नहीं है पीरियड एंड, इससे पता लग जाएगा आपको। ये क्लियर है ना। और फॉर अकाउंट्स पेएबल क्या होगा, बाद में कैश पे किया होगा, करस्पॉन्डेंस किया होगा उसके साथ कोई भी और अदर रेलिवेंट। क्लियर है। चलो इसकी बताओ। क्या होगा, बी, ठीक। फिर सेकंड का, सेकंड का बी, ठीक है। फिर थर्ड का सी, ठीक है। फोर्थ का सी, ठीक है। और फिफ्थ का बी, ठीक है। चलो ये बताओ एट का, while conducting the audit of AB Limited, auditor K of KLM, है ना, ऑब्जर्व दैट बहुत सारे ट्रेड पेबल हैं और रिसीवेबल हैं 31 मार्च को। ऑडिटर कॉन्फर्मेशन भेजना चाहता है बट मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। मुझे तो लग रहा है ये वाले क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करते हैं, मतलब जितनी चीजों पे ये क्वेश्चन है ना, उसके तो तैयारी अच्छे से कर ही लेना बेटा। आ रहा है समझ, मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं अब तो, मतलब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले भी और ये, ठीक है। कंटेंट पूरा पूरा तो यार, अब जैसे अब 2 ही सब्जेक्ट है तो फिर कर सकते हो, बाकी पूरा कंटेंट पढ़ना ना बहुत हैवी होता है, क्योंकि तुम्हारी 60-70% प्रिपरेशन जो है उसका कोई यूज नहीं निकलता ऐसा, ठीक है। क्योंकि ना वो काफी कुछ टारगेटेड होते हैं, मतलब ये इंटर के भी तुम्हारे जो पेपर्स होते हैं ये काफी कुछ टारगेटेड होते हैं। तुम देखोगे तो वही इंस्टीट्यूट वाले मटेरियल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आरटीपी एमटीपी और पास्ट उसके हिसाब से, तो एक काम करना कि भाई इसको सबसे पहले इंश्योर करना, मतलब पूरा तुम्हारा आरटीपी एमटीपी और मॉड्यूल, पास्ट पेपर्स, इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले कंप्लीट करना, और फिर पूरे मटेरियल के ऊपर वैसे ध्यान देना। समझ में आ रहा है, अदरवाइज यू विल एंड अप गिविंग इंपॉर्टेंस टू दोस टॉपिक्स जो कि कोई सच उतने रेलिवेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दो कुछ भी चीज, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, समझ में आ रहा है, पहले वो मटेरियल पूरा कंप्लीट करना, जो चांसेस अच्छे खासे उसमें से रहते हैं। पढ़ तो पूरा रही है, और ऑडिट में ना आपका आंसर पर्टिकुलरली कोई गलत नहीं होगा अगर आपने समझ लिया है।
क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है। मतलब ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस पूरे ऑडिट के दौरान चलते ही रहता है। ऑडिट रिपोर्ट अभी आएगा एक चैप्टर के बाद, उसके बाद लेकिन उसका डिस्कशन हो ही रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और मतलब जो भी चीज तुम कर रहे हो ना, उससे कहीं ना कहीं ओपिनियन में रिस्क असेसमेंट हो रहा है, 315 हर जगह पर हिट हो रहा है, समझ में आ रहा है। जहाँ कहीं फ्रॉड आया तो 240 हिट हो रहा है। मतलब इसको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना एक्चुअली में सही इतना नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है, क्योंकि इसमें अब भी अपन लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट ने अगर रिफ्यूज करा तो अपन क्या क्या करें, रीजन उसका देखो, फिर उसका रिफ्यूजल का वो देखो किस पे हमारे एंटी पे क्या पड़ रहा है, और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है ना। अगर ऑर्डर ये कंक्लूड कर लेता है कि अनरीजनेबल है, तो फिर वो क्या क्या करेगा ये भी लिखा होगा, ठीक है। बहुत सीधा सा आंसर है, मतलब क्लियर है ये, ठीक है। चलो, अब नेगेटिव कॉन्फर्मेशन लेस परसुएसिव है। लेस परसुएसिव मतलब कि उतने पक्के एविडेंस नहीं है, डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी यूजर्स। ठीक है ना, क्या बोले तुम, यूजर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी, क्या नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, नहीं परसुएसिव, अच्छा लेस परसुएसिव, हाँ। मतलब ये है, भरोसा होता है इससे, लेकिन कम भरोसा होता है, ठीक है। ये ऑडिटर की बात चल रही है, यूजर तुम ऑडिटर को ही बोल रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव लेस परसुएसिव है, तो उतने पक्के एविडेंस नहीं है। और सोल सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, नेगेटिव कंफर्मेशन को अकेले मत कभी भी यूज करना, मतलब सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन भेजो। तुम मिक्स यूज कर सकते हो ना, कि कुछ को पॉजिटिव उसको नेगेटिव तुमने भेज दिया, छोटे मोटे हैं नहीं भी पता चले तो चल जाएंगे, तुमने उनको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है ना। तो अब देखो, ध्यान से समझो, कब यूज नहीं करना है उसके ये 5 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? कि कब, सॉरी, कब यूज कर सकते हैं, अरे सर, कब नेगेटिव कॉन्फर्मेशन को यूज कर सकते हैं, जब आरएमएम कम हो, रिस्क ही कम है, और सफिशिएंट एविडेंस मिल ही रहा है, कंट्रोल्स अच्छे हैं, पॉपुलेशन में छोटे छोटे बहुत सारे सेम सेम आइटम है, और गलत हो जाएगा इसके चांसेस बहुत कम है। लो एक्सेप्शन रेट मतलब गलत हो जाएगा इसके चांसेस बहुत कम है। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट मतलब उसके चांसेस बहुत कम है, मतलब आप ये श्योर हो कि रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, या आप इस बात के लिए काफी श्योर हो कि अरे ये सही है, मैं बस एकदम वो बस कंफर्म करने के लिए कर लेता, अरे सर, ठीक है। मतलब दूसरी चीजों को चेक करके आपका एक भरोसा ऑलरेडी डेवलप हो ही गया है एंटिटी पर, तो आपको चल जाएगा। और एब्सेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस कॉजिंग रेसिपिएंट टू डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट, मतलब हमको ये लग रहा है कि नहीं ये क्लाइंट अच्छा है, जिसको जो ये डेटर अच्छा है, ठीक है ना, तो अगर ये गलत होगा तो ये भेज ही देगा, आ रहा है समझ, ठीक है। क्योंकि नहीं भेजेगा तो मैं सही मान लूंगा, तो मुझे इस बात के चांसेस बड़े कम लग रहे हैं कि वो उस रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर देगा, कौन, डेटर। तुम लोग रीड कर लो, क्योंकि मुझे पूरा पता है ना, तो इसलिए इसमें लैंग्वेज थोड़ी वैसी यूज की है ना, तो इस लैंग्वेज से तुमको यही बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। मतलब जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरी लो एक्सेप्शन रेट, मतलब मैं बहुत वो, मतलब सबसे शुरू में जब मैं इसको पढ़ता था तो इसका एक एक वर्ड ऐसे करना पड़ता था, एक्सेप्शन ऑफ वेरी लो रेट इसका क्या मतलब है, ऐसा वाला। अब वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है ना। पर तुम ये पहली बार या और पढ़ रहे हो तो तुम देख लो कि इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब मैंने जो बता दिया वो तो ठीक है, बट तुमको पढ़ करके उससे सीधे सीधे रिलेट होना चाहिए, ठीक है। अरे 8:30 बज गए, चलो, है ना, ये और कर लेते हैं।
Failure to receive response not indicative of receipt or verification of accuracy. ठीक है, लेस पॉजिटिव एविडेंस कंपेयर टू, नहीं आया तो हाँ सही हो सकता है बट मैं 100% श्योर नहीं हो सकता। रेसिपिएंट का बिहेवियर है ना, तो उसमें अप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिलेगा अगर 100% श्योर नहीं है। श्योर ही नहीं है तो फिर अप्रोप्रिएट एविडेंस सर भी लेस परसुएसिव बोलते हैं, लेस परसुएसिव लेकिन है तो ना, एविडेंस नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे अकेले भरोसा मत कर लेना ना, पर क्या ये भी एक एविडेंस है? ऑडिटर तो बोलेगा ना भैया एक प्रोसीजर तो लगाया है ना, नहीं आया समझ। तो रेसिपिएंट के बिहेवियर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि more likely to respond if information is unfavorable, less likely to respond if information is favorable. Example, bank deposit holder more likely to respond if balance is understated, less likely if overstated. तुम किसी डेटर को कंफर्मेशन भेजोगे और तुमने बता दिया कि उसका ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? वो भेजेगा कह रहा है नहीं नहीं इतना नहीं आया समझ, तो डेटर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर गलत होगा, और सही होगा तो जनरली वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कम होगा तो भी नहीं करेंगे लेकिन है ना, ठीक, कम हो गया तो नहीं ही करेंगे रिस्पॉन्ड। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिजल्ट, तो रिजल्ट जो आए हैं है ना, देखो क्या उससे रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल रहा है? रेलेवेंट रिलायबल सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, जब रिपीट होते जा रहे हैं ना वर्ड, ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए, यही इसी तरीके से अपनी बात रखना एग्जाम में। but decide if further audit procedures are needed. रिजल्ट की कैटेगरी क्या है? देखो, रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग अग्रीमेंट प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सेप्शन, ये होगा है ना, और रिस्पॉन्स आया है लेकिन भरोसेमंद नहीं, रिलेटेड पार्टी से आया तो, और तीसरा नॉन रिस्पॉन्स, और चौथा रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एन एक्सेप्शन। ठीक है, ऑडिटर्स इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट रिजल्ट अलोंगसाइड अदर ऑडिट प्रोसीजर, है ना, रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करो और दूसरे ऑडिट प्रोसीजर करो, असेस इफ सफिशिएंट और प्रॉपर ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 330 के हिसाब से देख लो कि रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क, 315 है असेसमेंट ऑफ रिस्क और 330 है रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क। उसमें सब्सटैंटिव और सब्सटैंटिव प्रोसीजर कंप्लायंस प्रोसीजर का पूरा डिस्कशन किसमें? 330। ठीक है, बाकी क्या करते हैं, चलिए एमसीक्यू कर लेना तुम लोग।